मैं अभी बच्चों को बता रहा था, अभी इन मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करो। इनकी बहुत दुविधा रहती है दिमाग में, जैसे मेरी भी रहती थी और आपसे मैंने भी मार्गदर्शन लिया है। बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर जीवन को उसमें देखा जाए तो मेरे कोई अगर आदर्श है तो वो भी चौधरी मेरे आदर्श है। काफी अच्छे वक्त है। और बाकी तो मैंने आदर्श के रूप में केवल कहानियां पढ़ी है, किताबें पढ़ी है, उसी से जाना है, लेकिन जीवन रूप में आदर्श आप हैं हमारे। और जितना बेबाक व्यक्तित्व ब्रजेश भाई का है, जितना जिंदा दिल वो इंसान है, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं, वैसे लोग जिंदगी में कम ही मिलते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला, जिंदगी में बहुत सारे लंबे सफर तय किया और इस रास्ते में बहुत तरह के लोग मिले, बट ब्रजेश भाई जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ही इज यूनिक। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्कूल में जब स्कूल आप लोगों का बन रहा था तब आगरा आया, तब मैं आगरा में स्कूल जो बन रहा है आपका बन रहा था उस समय, उससे देखकर आया था। और मेरी इच्छा है कि मैं फिर से आप लोगों के बीच में जरूर आने की कोशिश करूंगा और फिर आगा बच्चों के बीच में बात करूंगा। ठीक है, आज ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना वॉइस? जी जी, ठीक है। तो आज के इस हमारे प्रोग्राम में विजय इंटरनेशनल स्कूल आगरा के इस प्रोग्राम में डायरेक्टर, इस स्कूल के स्वप्न देखने वाले और इसे चरितार्थ करने वाले ब्रजेश भाई, स्कूल के प्रिंसिपल साहब और हमारे सारे टीचर्स और प्यारे बच्चों, जो जिंदगी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है और सबसे बड़ा हमारा एसेट है, हमारी सबसे बड़ा कैपिटल है जो लाइफ हमको मिलता है। इसलिए सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ को लेकर के बहुत उसके इम्पोर्टेंस को समझें। पहला चीज ये है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि हम लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और लाइफ को जब की जो जर्नी स्टार्ट होती है उसमें अभी की जो जर्नी है, आप लोगों के लाइफ का जो एक अभी का जो ईयर्स है, जो अभी आप 9th क्लास में होंगे, 10th में होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे, ये जो आने वाला लाइफ का आपका 5-7 साल का पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 7-8 साल जो बच्चा जो बच्ची अच्छा कर लिया तो पूरे लाइफ उसको बेनिफिट मिलता है। और जो इस अपने लाइफ के इस फेज को 7 ईयर्स 8 ईयर्स का जो कंप्लीट टाइम है आपके लाइफ में, उसको अच्छे तरीके से अगर हैंडल नहीं कर पाया तो उसके लिए पूरे जीवन पछतावा होता है। तो जो अपनी जिंदगी में उस एज में पहुंच गया है वो अगर सोचे कि मैं अपने लाइफ को टर्न कर लूं, अपने लाइफ को दूसरा कुछ रास्ते पे ले जाऊं, मैं कुछ अच्छा करना चाहूं, तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे। वो आदमी की कभी 55-60 साल की उम्र में नहीं कर सकता। आपको भी ऐसा पछतावा हो सकता है जब आज से 20 साल 25 साल बाद आप आगे बढ़ जाओ तो आपको भी ये पछतावा हो सकता है। इसलिए सभी लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, सभी लोगों से, सभी बच्चों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ के इस पीरियड को सबसे सीरियसली लें। ये अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इस पीरियड को सबसे ज्यादा गंभीरता के साथ आप लें। ये मैं पहली गुजारिश सारे बच्चों से करना चाहूंगा। ये पहली चीज है। अब सवाल उठता है कि आप अपने लाइफ को सीरियसली लेते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ना है। हम सब लोग मिडिल क्लास में ज्यादातर लोग जीवन जीते हैं। सबकी इच्छा होती है कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स को भी, हर बच्चा सोचता है, हर स्टूडेंट सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सकूं, मैं अपने पेरेंट्स को सारी चीजें दे सकूं जो लाइफ में वो चाहते हैं। ये हर बच्चा सोचता है। तो आप सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा
कई बार होता है कि कोई पड़ोसी हमारा बहुत अमीर होता है, हमारा पड़ोसी कोई बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है, तो हमको लगता है कि हमारे पेरेंट्स के पास भी वो सारी चीजें हों, हमारे फैमिली में भी वो सारी चीजें हों, तो हम कब तक पड़ोसी की चीजों को देखकर परेशान होते रहेंगे। इसलिए मैं सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि पूरी लाइफ की जर्नी आपके पास है। यू कैन टच द स्काई, आप आसमान को छू सकते हो, आप जिंदगी में ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हो, आप अपने लाइफ के उस इंपॉर्टेंस को महसूस करो और आप उसके लिए तैयार हो जाओ कि आप लाइफ में बड़ा से बड़ा करने के लिए अपने आप को रेडी करके आप आगे बढ़ो। ये लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें, उनको जो कुछ हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारे पेरेंट्स के पास होना चाहिए, वो सब कुछ अपने पेरेंट्स को हम दे सकें। इसके लिए आज जरूरी है कि हम अपने आने वाले लाइफ के ईयर्स को, कमिंग 7-8 ईयर्स को अच्छे तरीके से प्लान करके आगे बढ़ें। इस इंपॉर्टेंस को समझना, इस आपके लाइफ के इस फेज को समझना, इस फेज के जो साल है 7-8 साल, उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे पहले मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूं। आपके पास ये लाइफ का ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है बेटा, इस चीज को आप समझ जाओ। जो अभी 7-8 साल में आप जो कर सकते हो वो आप आज से 15-20 साल बाद नहीं कर सकते। हर चीज का एक टेक ऑफ टाइम होता है, आपके लाइफ की जर्नी का एक टेक ऑफ टाइम है। जब ये आप कितना अच्छा टेक ऑफ अपने लाइफ में ले लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जिंदगी कितनी लंबी और कितनी ऊंची उड़ान भरती है। आपके भविष्य की लंबी और ऊंची उड़ान आज के इस टेक ऑफ पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ये सबसे पहली बात मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कई बार होता है कि हमको लगता है कि भाई हमारे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पेरेंट्स के पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा कई बार हमको फील होता है। तो आप सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, लाइफ में ऐसा नहीं है। आप ये मानकर चले जिसके पास जितनी कठिनाई है वो उस स्टूडेंट को उतना ही मजबूत बनाए। लाइफ में जितनी कठिनाई आती है, जितनी परेशानियां आती हैं, हम उतना ही मजबूत बनते हैं और लाइफ में हम उतने ही मजबूती के साथ लाइफ की जर्नी को आगे ले जा सकते। जो बच्चे के लाइफ में मान लो कोई कठिनाई ना आए, वो कभी मजबूत नहीं बन पाता है और जिंदगी में बड़े गोल के लिए जब बड़े टारगेट का सामना उसे करना पड़ता है, तब होता है कि वो बिखर जाता है। इसलिए कभी भी लाइफ में जो कठिनाई है, जो परेशानी है, उसको लेकर आप कभी टेंशन ना लें, उसको हमेशा लाइफ में वेलकम करना सीखिए। और लाइफ में जब भी कठिनाई आए तो सोचिए कि ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है अपने आप को मजबूत बनाने का, और अपने आप को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़िए। इस सोच के साथ लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। इस बात को आप लेकर के चलें। हम लोगों के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी को आप लोग सभी लोग उनका नाम जानते होंगे। आनंद कुमार जी के ऊपर जो सुपर 30 चलाते हैं, IIT की कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम सब लोगों के बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। आनंद कुमार जी, हमेशा उनसे मेरा डिस्कशंस होता था कि भाई लाइफ में कठिनाई होना बहुत जरूरी है, तभी लाइफ में आगे बढ़ सकता है इंसान। तो उनके ऊपर जब मूवी बनी सुपर 30 मूवी बनी और आनंद कुमार जी का रोल प्ले किया ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन के मुंह से इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर है संजीव दत्ता, जो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखते हुए डायलॉग लिखा कि लाइफ में कठिनाइयों का कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए ऋतिक रोशन के मुंह से उन्होंने यह डायलॉग बोलवाया। वो डायलॉग मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, इन अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए। यही वो सबसे बड़ी गलती कर दिए कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। जिस दिन हमारा समय आएगा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा छलांग हम ही मारेंगे। ये सोच के साथ हमको जिंदगी को जीना चाहिए कि हमारे रास्ते में जितने गड्ढे होंगे, जितनी परेशानियां होंगी, हम उतना ही छलांग लगाना सीखेंगे। और जब हम छलांग लगाने की प्रैक्टिस हमारी रहेगी, छलांग लगाना हम सीख जाएंगे, तब लाइफ में बड़े गोल को अचीव करने के लिए जब बड़ा छलांग लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब हम वो छलांग लगा पाएंगे। और लाइफ में, जिसके लाइफ में
गड्ढे ही नहीं है, वो कभी छलांग लगाना ही नहीं सीखेगा, और छलांग लगाना नहीं सीखेगा तो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। जब बड़े छलांग लगाने की जरूरत पड़ेगी तो गिर जाएगा। तो इसलिए लाइफ में हमेशा कठिनाइयों को वेलकम करना सीखो, उसे नेगेटिविटी के माइंडसेट से हैंडल मत करो। मैं आप सब लोगों को ये मैसेज पहली बात देना चाहता हूँ। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोलना चाहता हूँ कि ब्रजेश भाई भी जानते हैं कि हम लोगों ने बचपन में कैसे फेस किया, स्टूडेंट लाइफ को कैसे फेस किया। जब मैं छोटे से गांव में रहता था छत्तीसगढ़ के, और जब मैं 7.5 साल का था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था, वो गुजर गए थे, और वो एक स्कूल टीचर थे। मेरी माँ ओनली 4th क्लास पढ़ी हुई है, ओनली 4th क्लास तक पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने पूरी शिद्दत के साथ, जुनून के साथ पढ़ाई करी। जब हम माँ के पेंशन बनवाने के लिए मैं कलेक्ट्रेट जाता था रायगढ़ में, हमारा डिस्ट्रिक्ट था है रायगढ़, वहाँ पे एक बीओ ऑफिस होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस होता है, वहां पर मैं माँ के पेंशन बनवाने के लिए जाता था। हम लोग उस समय मैं हार्डली 11-12 साल का था, तो माँ का पेंशन बन ही नहीं रहा था। एक दिन कलेक्टर के पास हम चले गए, मेरी माँ और मैं, और कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बहुत जोर से डांटा कि इनका केस तुम क्यों नहीं बना रहे, और तुरंत माँ के पेंशन का केस बन गया। तो मुझे लगा भैया कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज होता है, ये कलेक्टर बनना चाहिए, और उसके बाद मैंने तय कर लिया कि भैया कलेक्टर बनना है। उस समय मैं हार्डली 11-12 साल का था, और वहां से जर्नी में आगे बढ़ता गया। स्कूल में हमारी बहुत परेशानियां थी। आपके लाइफ में तो आप अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, विजय इंटरनेशनल स्कूल, कितने अच्छे ड्रीम के साथ ब्रजेश भाई ने स्टार्ट किया मुझे मालूम है, और कितने अच्छे तरीके से आप लोगों की स्कूल का संचालन हो रहा है, ये सब मेरे को मालूम है। मैं खुद देख करके आया हूँ, और बहुत जल्दी देखने भी आऊंगा, आप सब लोगों से मिलने भी आऊंगा। तो आप लोग तो बहुत अच्छी सुविधाओं में पढ़ रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले इंडिया के गांव के जो स्कूल थे, विलेज स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, उनके हालात बहुत खराब होते थे। जब हम लोग 6th, 7th, 8th में पढ़ते थे तो खपरेल की छत वाला स्कूल होता था, और जब पानी गिरता था तो पानी चूने लगता था और क्लास भर जाता। उस समय हमारे स्कूलों में ट्यून भी नहीं होते थे, हम ही लोगों के पास चाबी हुआ करता था, और हम लोग देखते थे कि बारिश के दिनों में पहले ही आ जाते थे स्कूल में, और देखते थे कि क्लास पानी से भरा है कि नहीं भरा है, और अगर नहीं भरा रहता था तो सामने में बोरिंग था, उससे पानी ला करके बाल्टी में पानी भर देते थे टीचर के आगे से पहले। इस तरह के हमारे स्कूल हुआ करते थे। 11th, 12th क्लास हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में केवल न मैथ्स का लेक्चर था, न फिजिक्स का लेक्चर था, न केमिस्ट्री का लेक्चर था। इस तरह के हालात वहां पर थे, इस तरह के हालात वहां पर स्कूल में थे। तो उस परिस्थितियों से निकलकर भी मैंने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ हम लोग पढ़ाई करते रहे, पूरी ईमानदारी से मैंने मेहनत की। ठीक है, स्कूल में परिस्थितियां खराब रहती थी, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो समर वेकेशन हमारा होता था। उस समय 12th के कोर्स को मैं कंप्लीट करना चालू कर देता था, पूरे सिलेबस को। और आप लोगों को आज मैं बता रहा हूं कि जब 12th क्लास में हम लोग थे तो हम लोग अगस्त महीने तक पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लिए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी गंभीरता और कितने जुनून के साथ मेहनत करते थे, कितनी गंभीरता के साथ हम पढ़ाई करते थे। और इस तरह से मेहनत करते हुए 12th क्लास के बाद आगे बढ़े। 12th क्लास के बाद मैं आगे बढ़ा तो जब फर्स्ट ईयर में था तभी मैं मसूरी एकेडमी पहुंच गया। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट है ये, जिसे लवासना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो मैं भिलाई से छत्तीसगढ़ से ट्रेन पकड़ करके दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से पहुंच करके आईएसबीटी में बस पकड़ के देहरादून गए, देहरादून से जीप में चढ़ करके मसूरी गए। और मसूरी में जब मैं लवासना में गया लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में, तो वहां पर मुझे गार्ड ने बोला कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो बड़ा दुख हुआ, इतना लंबा सफर करके, इतना मेहनत करके मैं मसूरी अकादमी तक पहुंचा था, तो वहां गार्ड ने मुझे मना कर दिया अंदर जाने से। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने वहीं पे संकल्प लिया, मैंने डिटरमाइन किया वहीं पर कि भाई मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, आईएएस बनकर वापस आऊंगा। और यही गार्ड मुझे सैल्यूट करके दरवाजा खोल करके अंदर बुलाया। इस सोच के साथ मैं वहां से वापस आया और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग तैयारी किए। पूरे तैयारी के ड्यूरेशन में ब्रजेश भाई हम लोग सब साथ रहते थे।
और उसने बड़े क्लोजली देखा है कि किस तरह से कितने जुनून के साथ हम अपने ड्रीम को चेस करते थे, और एक उस अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए जुनून था। उसके कारण से इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट एज में मैं IAS के लिए सेलेक्ट हो गया। तो मैं अपने लाइफ की जर्नी आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अंदर जुनून कितना है, हमारे अंदर जज्बा कितना है। जहां चाह है वहां राह है। इस सोच और इस माइंड सेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन में हमको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि जो चीज को मैं खुद जिया हूं, खुद कठिनाइयों में मैं आगे बढ़ा, लेकिन जब हम सही जुनून के साथ सही मेहनत करते हैं, सही प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। उसमें जो कठिनाइयां हैं, लाइफ की कठिनाइयां हैं, लाइफ की परेशानियां हैं, वो कभी आपके रास्ते को रोक नहीं सकती हैं। और यह केवल IAS बनने की बात नहीं है। आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, वो उन सारे पर्सपेक्टिव को आप पूरा कर सकते हो। आप अपने सारे गोल को अचीव कर सकते हो। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के पावर के बारे में मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चा था यूरोप में, वो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था। उसको सब सोचते थे कि बहुत पिछड़ा हुआ बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है, गधा बच्चा है। इस तरह का की माइंडसेट से उस बच्चे को डील किया जाता था। एक दिन उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को बुलाया और एक पर्ची थमा दी और बोला कि इस पर्ची को अपनी माँ को लेकर के दिखाना, किसी और को मत दिखा। वो बच्चा उस पर्ची को लेकर आया, अपने घर में गया, अपनी माँ को पर्ची दिया। पर्ची को जब दिया तो उस पर्ची में लिखा हुआ था कि आपका बेटा इतना पढ़ाई में इतना कमजोर है कि दूसरे बच्चों की पढ़ाई में अफेक्ट हो रही है, इसलिए कल से स्कूल मत भेजो। ये उस पर्ची में लिखा हुआ था। जब माँ ने ये देखा, पर्ची में लिखा हुआ, उसको बड़ा दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कोई नेगेटिविटी उसकी मां ने अपने मन में नहीं लाया और उस बच्चे के अंदर भी कोई नेगेटिविटी नहीं आने दिया। उसकी मां ने बोला कि बेटा, इस पर्ची में लिखा हुआ है कि तुम इतने होशियार बच्चे हो कि कल से तुमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं। यह बात उसकी मां ने उसके बच्चे को बोला। और उसके बाद उस बच्चे की होम स्कूलिंग, उसके घर में ही उसकी स्कूलिंग हुई और होम स्कूलिंग करता रहा वो बच्चा। और वो बच्चा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहा, उसकी मां भी उसे पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाती रही। तो एक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, एक सकारात्मक सोच की ताकत है कि वही बच्चा बड़ा होकर के थॉमस अल्वा एडिसन नामक साइंटिस्ट बना, वैज्ञानिक बना, जिसने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को उजाला करने का काम किया। इस तरह ये पावर होती है पॉजिटिव थिंकिंग की। इमेंस पावर होती है पॉजिटिव थिंकिंग में, इन्फिनिट पावर होती है। तो इस माइंडसेट के साथ हमको अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, अच्छा जुनून हो गया, हमारा गोल क्लियर हो गया। बट हम कई बार होता है कि हम प्लान सही तरीके से नहीं करते। तो आजकल का जो जमाना है बेटा, बहुत कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। चाहे आप IAS बनना चाहो, चाहे डॉक्टर बनना चाहो, चाहे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहो, MBA करके अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहो, आजकल सभी रास्ते खुले हुए हैं और कोई भी रास्ता खराब नहीं है। आपका जहां इंटरेस्ट है, आपको जहां अच्छा लगता है, उसके लिए आप आगे बढ़ें। लेकिन जरूरी है कि उसके लिए हम सही प्लानिंग करें। कई बार होता है कि हम सोचते तो हैं कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। इस तरह की सोच हम रखते तो हैं, लेकिन वो शेख चिल्ली की तरह के सपने होते हैं। हम उसे कैसे अचीव करना है, हमारा प्लान क्या है, प्लानिंग हमारा शॉर्ट टर्म में हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म में हमको क्या करना है। प्लान ए अगर हमारा कुछ दाया बाया होता है, प्लान ए हमारा अगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो हमारा प्लान बी क्या है, प्लान बी अगर हमारा सक्सेस नहीं होता तो प्लान सी क्या है। इस तरह की करियर प्लानिंग मैं सभी बच्चों को बोलना चाह रहा हूं, दिस इज राइट एज। आपकी उम्र के लिए करियर प्लानिंग का यह परफेक्ट टाइम है। इस समय आप सही करियर प्लानिंग कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर हम बिना प्लानिंग के चलते रहेंगे
तो हमको सक्सेस पाने में भी दिक्कत होगी, और सक्सेस के रास्ते में अगर जरा भी रुकावट आएगी तो तुरंत डिप्रेशन आएगा, नेगेटिविटी आएगी। उससे बचने का सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता है कि हम अभी से अपना प्लान करें। आने वाले 5-7 सालों में हमारी क्या प्लानिंग होगी। प्लान, अगर एक प्लान कोई फेल होता है तो हमारा प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा, इस तरह की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना लक्ष्य, गोल तय करिए, और गोल को तय करने के बाद आप पूरी प्लानिंग के साथ उसको प्लान कर लीजिए कि आने वाले समय में आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेने के बाद 12th के बाद आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन कहां से करने की कोशिश करेंगे, ये आपके प्लानिंग में होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस बनने के लिए कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्टर एमबीबीएस होकर भी आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। आजकल एमबीबीएस वाले बच्चे भी बहुत सारे आईएएस में सेलेक्ट हो रहे हैं। आप आईआईटी से बीटेक करके भी आकर के आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, या ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ाई करके भी कर सकते हैं। कॉमर्स के माध्यम से आप एमबीए करके, अच्छा एमबीए करके भी आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। आप आईएम में पढ़ाई करके भी, एम्स में पढ़ाई करके भी, आईआईटी में भी पढ़ाई करके आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। बट उसमें आपका प्लानिंग क्लियर होना चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन में क्या करना है, उसके बाद आईएएस की एग्जाम देना है। आईएएस के एग्जाम देने के लिए अभी से हमको क्या करना है, इसकी भी प्लानिंग मैं बताऊंगा। और अब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। हमको हमेशा उम्मीद करनी है कि हमारे साथ बेस्ट हो, उस आशा और विश्वास के साथ हमको लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ानी है। बट एट द सेम टाइम हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम जैसा प्लान किए हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तो उसका भी प्लानिंग हमारे पास होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। हमको बेस्ट के लिए होप करना है और वर्स्ट सिचुएशन के लिए, सबसे खराब समय के लिए प्लानिंग भी करके रखनी है। इससे आपको कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपको कोई हताशा, निराशा नहीं आएगी, और आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहेगी, आपका करियर स्मूथ चलता रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको जानना और समझना। इसलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो बच्चे आईएएस या उत्तर प्रदेश में पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या जो किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा। उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपना नोटबुक ओपन कर लें, आप लोग अपने पेन निकाल लें, और कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं उसको नोट कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को आईएएस की तैयारी करनी है या पीसीएस की तैयारी करनी है, उसको अपने 5 स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट स्किल इज लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका मीडियम इंग्लिश है, बट एट द सेम टाइम आपको हिंदी भी अपना मजबूत रखना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों आपको बहुत स्ट्रांग करके चलना चाहिए अभी से। दूसरा चीज मैं बोलूंगा, जनरल अवेयरनेस। कई बार होता है कि हम कोर्स की पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बट हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, शहर कैसे इंप्रूव होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट कैसे इंप्रूव होना चाहिए, फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है, कि हम गरीबी को, लोगों की गरीबी को समाज में कैसे दूर कर सकते हैं, बिजनेस की दृष्टि से इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हमको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, 21st सेंचुरी का इंडिया को हम कहां देखना चाहते हैं। इस तरह की चीजों पर भी हमारी सोच होनी चाहिए, और उस सोच के अनुसार हमारा माइंडसेट भी बिल्टअप होना चाहिए। तो पहला चीज मैंने बोला लैंग्वेज, दूसरा चीज मैंने बोला जनरल अवेयरनेस, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड चीज मैं बोलूंगा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। राइटिंग स्किल्स आईएएस जैसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए राइटिंग स्किल्स को हमेशा आपको इंप्रूव करना है। फोर्थ चीज मैं बोलना चाहूंगा राइटिंग स्पीड। आपकी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो, एटलीस्ट अच्छे से रीडेबल जरूर होनी चाहिए आपकी राइटिंग। बहुत सुंदर ना दिखती हो राइटिंग तो रीडेबल होनी जरूर चाहिए। तो अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। स्पीड भी आपकी अभी से तेज होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा एग्जाम देंगे, नॉट ओनली आईएएस बट कोई भी बड़ा एग्जाम देंगे तो उसमें स्पीड बहुत मैटर करेगी। तो इसलिए फोर्थ चीज मैं बोलना चाहूंगा राइटिंग स्पीड आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। और फिफ्थ चीज मैं बोलना चाहूँ इंटरव्यू स्किल्स। हमको इंटरव्यू फेस करना है, आईएएस हो, कैट हो, हर जगह हमको
या तो जीडी करना पड़ता है, कोई अच्छे एमबीए में भी जाना हो, यूएस के भी MIT जाना हो, हार्वर्ड जाना हो, सब जगह हमको इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ता है, जहां पे हमारा लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस हमारी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इंटरव्यू स्किल्स भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 5 स्किल्स को आप अभी से अपना स्ट्रांग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्कूल की फैमिली को भी, विजय इंटरनेशनल स्कूल फैमिली को भी कहना चाहूंगा, सारे टीचर्स को भी अपील करना चाहूंगा, प्रिंसिपल साहब को बोलना चाहूंगा, डायरेक्टर साहब को बोलना चाहूंगा कि इन स्किल्स को अपग्रेड करने की दृष्टि से कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा भी कराना चाहिए। 11th-12th के बच्चे ज्यादा बिजी रहते हैं, बट क्लास 1 to 10 के बच्चों में ज्यादा कराया जा सकता है। लाइक तात्कालिक ऐसे कंपटीशन कर सकते हैं, तुरंत हमको ऐसे लिखवाने का कंपटीशन हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सारे बच्चों के पर्सनैलिटी से स्टेज फोबिया को हमको दूर करना चाहिए। बच्चों में किसी प्रकार का स्टेज फोबिया नहीं होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो सब कुछ जानते रहते हैं, लेकिन जब स्टेज में जाते हैं तो उनके पैर कांपने लगते हैं, जो आता रहता है उसको भी बोल नहीं पाते हैं। ये चीज आपको कोई भी बड़े एग्जाम के लिए जब जाओगे तो एक बड़ा प्रॉब्लम बनकर के आपके सामने आएगी। तो इसलिए आपको स्टेज फोबिया को पूरी तरह से खत्म करना है। और टीचर्स को मैं अपील करना चाहूंगा कि अदर करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में आप लोग निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, डिबेट कॉम्पिटिशंस, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करें। और सभी बच्चों से मैं अपील करना चाहूंगा कि मैक्सिमम आप पार्टिसिपेशन करके अपने अंदर की ये सब जो भी चीजें हैं वो आपके अंदर हो सकता है अभी वीकनेस हो, उसको अभी से समाप्त कर लें, ताकि जिंदगी के रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स का बाद में सामना ना करना पड़े। तो बाद में लोग उससे निजात पाने की कोशिश करते हैं, तब तक काफी देर हो चुका रहता है। अभी हम लोगों को नया कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग उतना जल्दी नया नहीं सीख पाएंगे, जितना नया और जितना फास्ट आप लोग एक इस एज ग्रुप में सीख सकते हो। तो ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मतलब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स इंग्लिश में नहीं होने चाहिए, आपकी स्मॉल कैपिटल जो लिखते हैं उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी दिखनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। इन सारी चीजों को आप फोकस करके कर सकते हैं। और जो भी राइटिंग करते हैं उसमें अपने मन से भी लिखने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको अपने मन से लिखने की, जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई हम अपने आगरा शहर को 10 साल बाद इसमें क्या क्या अच्छी चीजें देखना चाहती हैं, तो आप अपने मन से लिख सको कि कैसे हमको स्टेडियम चाहिए, कैसी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए, कैसे वहाँ पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो इन्वायरमेंटल एंगल से हमको क्या क्या चीज चाहिए, शहर के बीच में कैसे हमको ऑक्सी रीडिंग जोन बनाना चाहिए, कैसे हमको अच्छी लाइब्रेरी हमारे सिटी में होनी चाहिए, अच्छा कल्चरल सेंटर होना चाहिए, ओल्ड एज के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, ग्रीनरी के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह के गार्डन होने चाहिए। आप इस बारे में सोच सको, आपके अंदर ये हैबिट धीरे धीरे डेवलप करिए, तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने 5 स्किल्स बोला है, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्पीड और इंटरव्यू स्किल्स। ये 5 स्किल्स बोला है, उसको आप लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और जो बच्चे सीरियस है एकदम, जिनको श्योर शॉर्ट IAS करना ही है, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि 11th-12th में जो बच्चे होंगे वो अभी अपनी 11th-12th की पढ़ाई को खराब ना करें, क्योंकि 11th बोर्ड, 12th बोर्ड और 11th-12th की पढ़ाई में काफी कोर्स रहता है और बच्चों को काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी टाइम लगता है। तो 11th-12th के बच्चे अभी जो मैं बोल रहा हूँ उनको ज्यादा ध्यान ना दें। अदर देन दैट 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, 6th ऑनवर्ड, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे कर सकते हैं। डेली एक न्यूज़पेपर अनिवार्य रूप से पढ़ें। ऐसा नहीं कि 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप आधा घंटा, 30 मिनट, 25 मिनट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। यह मैं पहला चीज बोलना चाहूंगा। दूसरा चीज बोलना चाहूंगा, DD न्यूज आपको जरूर 15-20 मिनट देखना चाहिए। हो सकता है कई चीजें समझ में आए, कई चीजें समझ में ना आए, तो भी आपको करना चाहिए। और अखबार जैसे पढ़ते हैं तो फ्रंट पेज को ज्यादा पढ़ने पे फोकस करें, और जहां जहां इंटरेस्ट आता है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज को या इन सब कुछ चीजों को पढ़ सकते हैं। DD न्यूज को सुने, मंथली मैगजीन आती है, क्रॉनिकल की, विजन की, इन सब की मंथली मैगजीन आती है,
उन सब चीजों को भी उसको भी करना चाहिए। और बाकी जो चीजें मैं बोला हूँ कि लैंग्वेज हमको स्ट्रॉन्ग करना है, कंटिन्यूअसली ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है, कंटिन्यूअसली हमको डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है, इस तरह की चीजों को हमको कंटिन्यूअसली करते रहना है। और जिसको भी सीरियस आईएएस का प्रिपरेशन करना है वो 12th क्लास के बाद करने का मतलब 12th क्लास के रिजल्ट का भी वेट आपको नहीं करना है। आपको 12th क्लास जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे से पूरा सीरियस होकर आईएएस प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। उस तरह के जो बच्चे रहेंगे उनको क्या क्या और करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, हम बाद में बता देंगे। 12th का आप लोग एग्जाम हो जाने दो, अभी उसके बाद एक आध दिन और चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप अगर जिसको सीरियस प्रिपरेशन करना है तो 12th क्लास के इमीडिएट बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा है बेटा। कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आप चलेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा करके चलें। इसके अलावा मैं बोलना चाहता हूं कि इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है। 21st सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड को लीड करने जा रहा है। हम बहुत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, फिर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हम बनेंगे। अभी कुछ साल पहले 7 साल पहले हम 10th नंबर की इकोनॉमी थे, लेकिन आज हम 5th नंबर की इकोनॉमी वर्ल्ड में हो गए हैं। तो इन सब के कारण से इंडिया में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। जो केवल सरकारी नौकरी है उसी से होगा ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जिसको एक इनोवेटिव माइंडसेट से कोई बच्चा उसको कैप्चर करना चाहेगा तो बहुत अच्छे से कर पाएगा। वर्ल्ड के अभी 100 रिचेस्ट लोगों का आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, उसके पेरेंट्स उसके माँ पिताजी लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने नॉलेज बेस्ड कोई इनोवेशन किया, कोई दिमाग का काम किया और उसके कारण वो आज दुनिया के रिचेस्ट लोगों की सूची में शुमार है। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसे अपने लाइफ का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। एक आईएएस ऑफिसर था रोमन सैन। आईएएस ऑफिसर बनने से पहले वो एम्स दिल्ली में एमबीबीएस एम्स दिल्ली से करने के बाद उसने आईएएस का एग्जाम किया। पहले अटेम्प्ट में आईएएस का एग्जाम भी क्रैक किया। आईएएस बनकर वो ट्रेनिंग करता रहा। उधर मेरी से भी उसकी मुलाकात हुई। लवासना एकेडमी में मैं लेक्चर देने भी जाता था। 10 बार मैं लेक्चर देने गया लवासना एकेडमी में। तो जब लवासना एकेडमी में लेक्चर देने गया तब भी मुलाकात हुई। और वो उसके बाद 2 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद कुछ दिन 2 साल तक सर्विस में आईएएस में रहा। उसके बाद उसने तय किया कि मुझे कुछ अलग करना है और उन लोगों ने मिल करके एक नया कंपनी खड़ा किया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का। और वो कंपनी खड़ी हो गई और उस कंपनी का नाम आप सब लोग देते हुए द नेम ऑफ दैट कंपनी अनअकैडमी। अनअकैडमी नाम आप लोग सुने होंगे। ये अनअकैडमी जो कंपनी है उसने खड़ा किया और केवल 7-8 साल के अंदर उस कंपनी का वैल्यूएशन 22,000 करोड़ पहुंच गया। 2 साल आईएएस की नौकरी करने के बाद उसने छोड़ दिया और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो काम करना चालू किया और इतना आगे बढ़ गया कि वो आज 22,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दिया। इसी तरह से जब हम आईएएस की तैयारी करते थे तो अजय नाम का हमारा दोस्त हुआ करता था। अजय ने अपने एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आईएएस का कोई एग्जाम उसने नहीं दिया। आईएएस का कोई एग्जाम उसने नहीं दिया। वो सीधा आईएएस की कोचिंग स्टार्ट किया। आईएएस की कोचिंग स्टार्ट किया। लोग बोलते तुम्हारे पास पढ़ने कौन आएगा? उसने बोला मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं अच्छे टीचर्स को अच्छी सैलरी देके हायर करूंगा, एक बिजनेस मॉडल बस मुझे खड़ा करना है। इस सोच के साथ वो काम चालू किया। हमारी आंखों के सामने 1.5 लाख रुपए उधारी लेकर के 4 कंप्यूटर खरीद करके लीज लाइन कनेक्शन से उसने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आईएएस के लिए चालू की और वो ग्रुप बढ़ते आज प्रत्येक वर्ष 200-300 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। जो इस तरह से नए नए अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आप अमेरिका में सुनते हो कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई। एप्पल कंपनी उसने क्रिएट किया। कॉलेज का ड्रॉप आउट था। कॉलेज ड्रॉप आउट ने एप्पल नामक कंपनी बना दी जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आज बन गई है।
आप ऐसे सुनते हो वॉरेन बफेट जिन्होंने स्टॉक मार्केट में काम किया और अपने नॉलेज के बल पर लाखों करोड़ के मालिक हैं। इस तरह से इंडिया में भी स्टोरी क्रिएट होने वाली है, उसको भी हम अपॉर्चुनिटी के रूप में कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप सीरियस हो गए, आप अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में हैं, आप अच्छे तरीके से लाइफ के इस फेज को जिए और अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं, खुद के जो सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट करिए। और निश्चित रूप से आप पॉजिटिव हो करके एक जुनून के साथ, एक पूरा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आप और अपने गोल को क्लियर रखिए। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर करने के बाद आपको टेंशन भी नहीं लेना है कि वो गोल को अचीव करने में अगर कुछ हम कई बार बीच में अटक भी जाते हैं तो भी हमारा प्लान बी, प्लान सी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी हमारे मन में नहीं आने देना है। लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने सबसे पहले आप लोगों के बीच कहा। तो इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। और आज मैं आप सब लोगों को कह सकता हूं कि आप लोगों के बीच में से डॉक्टर्स भी निकलेंगे, इंजीनियर्स भी निकलेंगे, आईटीएस भी निकलेंगे, एएम भी पहुंचेंगे, आईएएस भी करेंगे, पीसीएस भी बनेंगे, अच्छे बिजनेस लीडर्स भी बनेंगे। और आगरा शहर का नाम, विजय इंटरनेशनल स्कूल्स का नाम, अपने अपने पेरेंट्स का नाम आप सभी लोग ऊंचा करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी आप लोग जो सिग्नेचर करते होंगे उसे महज सिग्नेचर बोला जाता है, लेकिन आप सब लोगों को मेरी शुभकामना है कि आज से 10 साल बाद हमारे सारे यूथ जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो सब का सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। ये मेरी सब लोगों को शुभकामना है। और आप लोग ज्यादा सीरियस स्टाफ हो गया है तो ज्यादा टेंशन भी ना ले, लाइफ को बढ़िया से पॉजिटिव रहते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। मैं यही कहना चाहूंगा। आप लोगों के अब कुछ इंटरेक्शन के लिए कर सकते हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो उसे मैं लेना चाहूंगा, फिर हम उस दिशा में बात कर सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। जी वो आप लोग बताओ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तो आईएएस रह चुके हैं, तो आईएएस बनना तो मतलब आसान बात है, बट ऑनेस्ट आईएएस कैसे बने? मतलब आज Very good. इतना भ्रष्टाचार चल रहा है तो हम खुद ऑनेस्ट होके कैसे मतलब अपनी ड्यूटी कर सकते हैं? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो आईएएस बनना अभी आसान नहीं है, काफी कठिन है, बन जाता है। बट व्हाट इज गुड नेम? ओके, बढ़िया, ठीक है। देखो आईएएस बनना भी कठिन है और आईएएस बनकर ऑनेस्टी के साथ काम करना और भी कठिन है। आई एग्री विद यू। तो आपको देखो लाइफ में क्या होता है, जो आदमी ऑनेस्ट है, इंडिया हम जिसको ऑनेस्ट बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। उनके साथ करप्शन की अपॉर्चुनिटी ही नहीं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के लिए ऑनेस्टी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो करप्शन करने का, तब हम कैसे ऑनेस्ट रहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्या ने पूछा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि हम जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसको एक पॉजिटिव सेंस में यूज करें, हम उसमें ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों का हम भला कर सकें। और देखिए आज आईएएस में रहेंगे तो आईएएस में बेनिफिट्स काफी हैं। सैलरी तो जो मिलती है वो मिलती है, उसके अलावा अच्छा बंगला, गाड़ी, सर्वेंट्स, कुक, ड्राइवर सब कुछ होते हैं एक डीएम के लिए। तो इसलिए आदमी और 60 साल तक, चाहे पॉलिटिक्स में तो गवर्नमेंट आती है जाती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, सरकार चेंज होती रहती है, लेकिन आईएएस तो हमेशा 60 इयर्स की एज तक आईएएस ही बना रहेगा। इसलिए उसके लाइफ, उसके जॉब में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। इस चीज को हमेशा समझना चाहिए। और आपके पास नीड ऐसी कोई चीज की नहीं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो करना चाहिए। एक चीज। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आपको लाइफ में, इंडिया मैंने कहा कि ग्रोइंग नेशन है, बहुत तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे क्रिएट हो रहे हैं
जिसको आप सर्विस करते करते भी आप उसे यूज कर सकते हैं। और वो नॉलेज बेस्ड अपॉर्चुनिटी, जिसके पास नॉलेज है उसके पास आजकल पैसे भी। पहले होता था कि लक्ष्मी की पूजा अलग करते थे लोग और सरस्वती की पूजा अलग करते, लेकिन आज के इंडिया में लक्ष्मी पाने का कोई भी रास्ता सरस्वती के बिना नहीं जाता। और जो सरस्वती की पूजा करता है उसके पीछे तो लक्ष्मी अपने आप आती है। तो इसलिए अगर नॉलेज बेस्ड आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं, आप आईएएस बनते हैं, मीन्स कि आप नॉलेज बेस्ड वर्क करते हैं, तो आपके अंदर इतने सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से यूज करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैं आईएएस था, जब मैं आईएएस की तैयारी करता था मैं इकोनॉमी बहुत पढ़ता था, फिर स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत स्टडी की। अब मैं स्टॉक मार्केट से, अब मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, पॉलिटिक्स में स्पीच देते देते स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते मोबाइल के ऐप से। आपको कहीं जाकर काम करने जाने की जरूरत नहीं, कहीं बैठने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस बन जाता है। आपका नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए इकोनॉमी में। तो आपका नॉलेज अगर सही है, तो जैसे मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं आईएएस के समय जितना सैलरी मुझे मिलता था उससे ज्यादा तो मैं इनकम टैक्स देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। तो आप नॉलेज को सही ढंग से यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। या कुछ पूछ रहे था? या नेक्स्ट, या प्लीज। ये सवाल का सामना मेरे को हर जगह बताना पड़ता है इस सवाल का जवाब। देखो, अब मैं बताया कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया, एक पुअर फैमिली से आया, तो वहां पे आप चाहेंगे कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं तो शायद पॉसिबल नहीं था। मैं चाहता कि मैं बड़ा कोल बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं बड़ा राइस मिल खोल लूं, पेट्रोल पंप खोल लूं, या माइनिंग का काम कर लूं, या बड़ा होटल खोल लूं। आप लोग ताजमहल की सिटी में रहते हो, ताजमहल के पास आप रहते हो तो होटल बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये एक लोअर मिडिल क्लास के पुअर फैमिली के बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं था। एक पुअर फैमिली का बच्चा लाइफ में अगर कुछ करना चाहता है तो सबसे आसानी से कोई काम कर सकता है तो अच्छी पढ़ाई कर। तो मैंने अच्छी पढ़ाई की, मैं अच्छी पढ़ाई करके मैं आईएएस तक पहुंचा, मेरी एक आइडेंटिटी बनी। 13 ईयर्स तक, 13 साल तक मैं यहाँ पे आईएएस में काम किया, 3 डिस्ट्रिक्ट में डीएम रहा। यहाँ का जो कैपिटल है हमारा रायपुर, वहां पे 2 साल म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में काम किया। राजधानी कैपिटल का 3 साल डीएम रहा। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि भाई पॉलिटिक्स से ही बाकी इंडिया के सिस्टम चलते हैं। पॉलिटिक्स को हम लोग पसंद करें या ना पसंद करें, उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, उसको लव करें या हेट करें, बट पॉलिटिक्स का सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। पॉलिटिक्स जैसे चलाना चाहता है वैसी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पॉलिटिक्स जैसे चलाना चाहता है वैसी इकोनॉमी चलती है, वैसी एजुकेशन सिस्टम चलता है। पॉलिटिक्स अगर अच्छा हो तो सब सिस्टम अच्छा हो जाता है, और पॉलिटिक्स अगर खराब हो तो बाकी सब सिस्टम खराब होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स में चैलेंज बहुत ज्यादा है। पॉलिटिक्स में लोग बोलते हैं कीचड़ है, नाली है, मत जाओ वहां, तो हम बाहर जाके कब तक क्रिटिसाइज करते रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा भाई पॉलिटिक्स जब अच्छा है तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने लाइफ के रिमेनिंग पार्ट को आईएएस के रूप में अच्छा काम करने के बाद, कभी आप गूगल करके देखना ओपी चौधरी दंतेवाड़ा करना, ओपी चौधरी एजुकेशन सिटी लिखना गूगल में, ओपी चौधरी नालंदा परिसर रायपुर लिखना, तो मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए और आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। अपने करियर से, अपने लाइफ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आई क्रिएटेड वन लाइब्रेरी, कभी आप रायपुर आओ तो आप जरूर विजिट करना। नालंदा परिसर के नाम से एक लाइब्रेरी मैंने क्रिएट की। 6 एकड़ का ओपन रीडिंग जोन है। मैं चैलेंज करता हूँ कि इंडिया में वैसी कोई लाइब्रेरी ना दिल्ली में है, ना बॉम्बे में है, ना आपके आगरा में हो। तो 24/7 की लाइब्रेरी है। पेड़ों के नीचे आप पढ़ाई कर सकते हो, छत के ऊपर पढ़ाई कर सकते हो, पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है। 100 Mbps की नेट कनेक्टिविटी है, वाईफाई कनेक्टिविटी है। आज उस लाइब्रेरी में 4000 मेंबर हैं और 3000 मेंबर लगभग वेटिंग लिस्ट में। इस तरह की डिमांड है उस लाइब्रेरी की। मैंने 10 महीने के टाइम पीरियड में क्रिएट किया जब मैं रायपुर का डीएम। आप कभी एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा गूगल करना, एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा ओपी चौधरी। हम लोगों ने वहां नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहां पे 150 एकड़ एरिया में 7,500 बच्चों का रेसिडेंशियल एजुकेशन कैंपस क्रिएट किया। और उस कैंपस को केपीएमजी, जो वर्ल्ड की एक वेरी वेल नोन ऑडिट एजेंसी है अमेरिका की, केपीएमजी, उसने वर्ल्ड के 100 बेस्ट
प्रोजेक्ट के लिस्ट में उसे शामिल किया। उसमें 7,500 बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट किया। आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन माय आईएएस करियर, जो कि मैं 13 साल तक मैं रहा। फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि भाई जब पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है तो उसमें भाग लेने के चैलेंज को अच्छे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सब लोग दूर दूर ही रहेंगे, बाहर से रहकर क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो क्या मतलब। इस सोच के साथ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। और चाणक्य का एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहता हूं कि चाणक्य ने कहा है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए पॉलिटिक्स में आने के चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। आप अच्छे अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने लाइफ में एक अच्छी आइडेंटिटी आप अपनी क्रिएट करें, एक फेमस पर्सनैलिटी बने, और पॉलिटिक्स में भी आप लोगों में से कुछ लोग आए, यही मैं चाहूंगा, ताकि आप अपने पॉलिटिकल रोल से भी सोसाइटी को, स्टेट को, आपके उत्तर प्रदेश को आप अच्छा कुछ दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Good afternoon, बेटा। It means a lot. So I was. Oh, thank you. What's your good name, beta? Your good name, your introduction. Pardon, repeat your name. My name is Avni Chauhan. Avni. Avni. Yeah. Okay. Okay, sir. My Okay. Sir, I have seen many videos. उनमें बताया जाता है कि जो IAS ऑफिसर या जो भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं जो अपने धर्म के साथ रहना चाहते हैं, जो करप्शन की ओर नहीं जाना चाहते, तो उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से इतना ह्यूमिलिएट कराया जाता है, उनकी अलग अलग जगह पे बार बार पोस्टिंग की जाती है, उनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। तो सर ये बात क्या मिथ है या फिर ट्रुथ है? दिस इज माय क्वेश्चन। देखो बेटा, देखो, आप अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, बनते हो, ठीक है, तो आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। बट देखो, हर आदमी की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। एज आईएएस ऑफिसर आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे आपकी जर्नी है। लोग पॉलिटिशियन को हर तरह के आईएएस की जरूरत होती है। जो अच्छा काम करने वाला आईएएस होता है उसकी अलग जगह इंपॉर्टेंस होती है, जो भ्रष्टाचारी होता है उसका अलग यूज करता है पॉलिटिशियन। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हो उस पर डिपेंड करता है। आप अच्छा ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की ताकत रखते हो तो आपको उसी तरह की इमेज बनती है। आप लोगों ने श्रीधरन नाम सुना होगा, आप गूगल करके देखना जाके। श्रीधरन वो 70 इयर्स की एज में दिल्ली का जो मेट्रो लाइन है, हम लोग पढ़ाई करते थे आईएएस उस समय दिल्ली में, सब उन्होंने दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट किया। 70 साल की उम्र में दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट किया। तो कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी सिस्टम कितना भी बुरा हो, उसको भी तो काम करने वाले चाहिए। तो हम अगर अच्छे काम करने वाले की आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी इमेज बनाते हैं, तो हम वैसी जगह ही हमको याद किया जाएगा। तो इसलिए उसकी ज्यादा चिंता किए बिना हमको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और सिस्टम में वो नेगेटिविटी ही ज्यादा फैलाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में ज्यादा नहीं आना चाहिए। हमको पॉजिटिव होकर के काम करना चाहिए। हर पॉजिटिव काम करने वाले के लिए सिस्टम में स्पेस ही नहीं है, उसकी जरूरत है, और उसका अल्टरनेट भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हमको पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। या प्लीज Hello, good afternoon, sir. Myself Uday. Am I audible? Yeah. Sure. You ask your question. Yeah, please. Yes, sir. I am in 11th standard from the science stream, and sir, my question is, sir, I have decided to do BA from graduation. And sir, what my question arises in my mind is that what subject I can choose as an optional. In IELTS examination. Sir, what? In IELTS examination, you are choosing the subject for. Sure. Yeah. So just presently you are studying in science stream, na? Yeah. So you can do your graduation in whatever subject you want. You can go for MBBS also. You can go for other graduations also. But you are thinking for BA ना in humanity subject. तो ह्यूमैनिटी में आप BA करने के बाद आप IAS कर सकते हो।
और रहा सवाल कि बीए में कौन सा सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब उसमें देखो, ये मत सोचो कि आईएएस में एक ऑप्शन लेना होता है तो वो कौन सा ऑप्शन लेना है उसको अभी से बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज भी होता रहता है। जैसे मैं अपने ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा और आईएएस के एग्जाम जब देने गया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी और हिंदी लिटरेचर लिया और 2 महीने में फिलॉसफी करके आईएएस में सेलेक्ट भी हुआ। तो डोंट बॉदर टू मच कि मुझे आईएएस में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आप लोगे उसमें यू कैन गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स, यू कैन गो फॉर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, ज्योग्राफी, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। और साइंस काफी अच्छा हो सकता है, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आईएएस में वो सब्जेक्ट नहीं भी लोगे तब भी एसए लिखना, वो जनरल स्टडी में इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, ये सब पार्ट पॉलिटिकल साइंस से कवर होते हैं। तो यू कैन गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स आल्सो। इकोनॉमिक्स का नॉलेज आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। अदर देन आईएएस भी अपना अल्टरनेटिव करियर भी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्टरनेटिव करियर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत अच्छी और बहुत अच्छा फ्यूचर आपको दे सकती है। लॉ का भी फ्यूचर आने वाले समय में बहुत अच्छा हो सकता है, मीडिया का भी फ्यूचर आने वाले समय में बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप लोग आने वाले समय के इमर्जिंग करियर ऑप्शंस के बारे में अगर सोच रहे हो तो यू कैन थिंक फॉर इकोनॉमिक्स करियर, यू कैन थिंक फॉर मीडिया बेस्ड करियर, यू कैन थिंक फॉर लॉ बेस्ड करियर। क्लैट का एग्जाम होता है, आप लोगों को पता ही होगा, कॉमन लॉ अप्रेंटिस टेस्ट, क्लैट का एग्जाम देके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में भी आप जा सकते हो और वहां से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में से एलएलबी करने के बाद, लॉ पढ़ने के बाद आईएएस का एग्जाम दे सकते हो, लॉ सब्जेक्ट के रूप में भी आईएएस का एग्जाम दे सकते हो। तो इन सारे ऑप्शंस को भी आप लोग सोचो। आईआईटी, एम्स, मेडिकल इंजीनियरिंग को ज्यादा हम सोचते हैं, बट नए इमर्जिंग करियर आने वाले समय में लॉ भी है, मीडिया है, जर्नलिज्म के अच्छे अच्छे कोर्सेज करके बहुत आगे आप जा सकते हो। आज देखते हो कि मीडिया के लोग, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सबके सामने उनकी वैल्यू कितनी ज्यादा हो चुकी है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो आने वाले समय के लिए आप ये सब करियर ऑप्शंस पर भी सोच सकते हो। और एक आईएएस एग्जाम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनमें से जो अच्छा लगता उसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आईएएस में हम लोग कई बार होता है ना कि सक्सेस नहीं होंगे तो क्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी उसको लेकर बॉदर मत करो। आईएएस में अगर हम सेलेक्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारी स्टडी और हमारा नॉलेज इतना ज्यादा हो चुका होता है कि हम दूसरी जगह भी बहुत अच्छा कर लेंगे। लाइक मीडिया में कोई आईएएस प्रिपरेशन करने वाला जाता है तो वो बहुत अच्छा कर लेता है, क्योंकि उसको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ पता होता है, तो बहुत अच्छा कर लेता है। तो इसलिए आईएएस प्रिपरेशन करने वाले के लिए अल्टरनेटिव करियर के रूप में मीडिया बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जर्नलिज्म अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट को सोच करके आप लोग चल सकते हैं। थैंक यू सर। या नेक्स्ट। Good afternoon, sir. I am Anshu Maura from class 8. या बेटा बता दो, प्लीज आस्क ए क्वेश्चन। Sir, तो जैसे आपने अपनी चाइल्ड जब आप छोटे थे तो तभी आपने सोच लिया था कि आपको एक कलेक्टर बनना है। तो मेरी जैसे एज के बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि उनका क्या गोल है, उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो एक गोल के लिए हमें क्या चूज करना चाहिए? या यू आर राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है कि भाई मैं आगे क्या करूं, है ना। तो आप अपने एक तो मतलब इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको साइंटिस्ट बनने का मन करता है, पायलट बनने का मन करता है, या बिजनेसमैन बनने का। इसका भी बहुत अच्छा आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप का भी बड़ा अच्छा स्पेस होने वाला है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे आने वाले 10 ईयर्स 20 ईयर्स में। इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होगा। अंबानी, अडानी जैसे लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में इंडिया में आने वाले समय में पैदा होंगे। स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट जैसे अमेरिका में जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एलन मस्क है, इस तरह के लोग इंडिया में भी आने वाले डिकेड्स में पैदा होंगे। तो सारे ऑप्शंस आप सोच सकते हो। बट आपको डॉक्टर बनने का मन हो, कलेक्टर बनने का मन हो, जो भी चीज हो, उसको आपको एक अपना इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और एक इंटरेस्ट जब आप तय कर लेते हैं, आपको जो ठीक लगता है, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा आपको समझ में तो आ जाता है कि मुझे क्या चीज अच्छा लग रहा है,
साइंस, मैथ्स, इस तरह की चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप टेक्नोलॉजिकल करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, IIT की तरफ जा सकते हो। आपको मेडिकल अच्छा लग रहा है, मेडिकल एक टेस्ट अलग होता है, उसको आप अपने उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। और जहां तक IAS का सवाल है तो आप तो किसी भी डायरेक्शन से IAS का एग्जाम दे सकते हो। लॉ करके भी IAS कर सकते हो, जर्नलिज्म करके भी IAS कर सकते हो, IIT करके भी IAS कर सकते हो, MBBS करके भी IAS कर सकते हो। तो आप अपने इंटरेस्ट को, अपने जो आपको सूट कर रहा है, जिसमें आप अच्छा फील कर रहे हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, उस तरह का एक करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए और एक डायरेक्शन की करियर ऑप्शन चूज करनी चाहिए। IAS मान लो देते हैं हम, IAS में सेलेक्ट नहीं हुए तो PCS हम दे सकते हैं। हमको होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट करना है तो प्लान भी हमारा PCS देना हो सकता है। या मीडिया में कोई, जैसे IAS के लिए दिए हम 2 बार अटेंड किए, सेलेक्ट नहीं हुए, उसके बाद जर्नलिज्म का कोई कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा करियर हो सकता है। अंजना ओम कश्यप को आप देखते होंगे, वो IAS प्रिपरेशन करती थी, जहां तक मैं सुना हूं वो IAS प्रिपरेशन करती थी, नहीं हो पाई, वो सेलेक्ट हुई, यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही है जर्नलिज्म में। तो ऐसी है, आप लाइफ में और भी ऑप्शंस खोज सकते हो और आपका अच्छा स्टडी और अच्छा नॉलेज हो तो करियर ऑप्शन बनाना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक इंटरेस्ट तो बनाना पड़ेगा बेटा, और आने वाले 5-7 सालों के लिए कि ग्रेजुएशन मुझे किस सब्जेक्ट में करना है, ग्रेजुएशन कर सके आगे मुझे क्या करना है, इस तरह का एक माइंडसेट आपको क्लियर बनाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन मुझे इस सब्जेक्ट में करना है, जैसे हम 12th क्लियर करते हैं, 12th के बाद मुझे मेडिकल करना है तो अब उस हिसाब से हमको नीट का तैयारी अभी से प्लान करके करना चाहिए। IIT करना है तो उस हिसाब से तैयारी अभी से प्लान करके करना चाहिए। ये जर्नलिज्म करना है तो अभी से उसके बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए। IAS करना है तो उसके हिसाब से ये सब के माध्यम से भी IAS कर सकते हो। DU जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने का भी आप प्रयास कर सकते हो। जैसे अभी आजकल छत्तीसगढ़ के कई गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चियां सेलेक्ट हो रही हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके फिर IAS तैयार कर रही है, ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई करके कर रही है। तो कॉमर्स का सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप देखते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब आप देखते हो कॉमर्स का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता था, अभी भी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो कॉमर्स करने के बाद भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने का एक टारगेट कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने पे खर्च भी कम हो जाते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होंगे खर्च भी कम हो जाते हैं। हॉस्टल के फीस सबसे ज्यादा कम होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, और स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद IAS का एग्जाम दो, अगर सेलेक्ट नहीं हुए 2 बार में तो साथ में कोई और दूसरा चीज करते हुए IAS का एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह से हमको प्लान सी बनाना बहुत कठिन नहीं है अगर हम एक डायरेक्शन में बढ़ते जाए। ठीक है, ओके। इंस्पायर हो रहे हैं, आपने अपने मम्मी पापा ने आपको इतना प्राउड फील कराया, बट सर क्या आपको अभी भी कोई ऐसा कोई एक गिल्ट है आपके अंदर जो आप हमको एडवाइस करना चाहोगे कि आगे की जनरेशन को ना दोहराए? तो देखो मतलब फिर से क्वेश्चन रिपीट करो बेटा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आवाज कट कर रहा है। आपने आसपास के लोगों को इतना प्राउड फील कराया, आपकी स्टोरी सुनकर जी। प्राउड फील हो रहा है, आपने अपने आप को कितना प्राउड फील कर रहा है। तो सर क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई गिल्ट है जो आप आज भी सोचते हो, पीछे देखते हो तो आपको फील होता है और आप लोगों को एडवाइस करना चाहोगे कि हम लोग को रिपीट ना करें अपनी लाइफ में? ऐसा ओह ग्रेट क्वेश्चन। तो देखो बेटा, मतलब मैं यही कहूंगा कि मतलब इस चाहूँ अपने फिजिकल फिटनेस को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देकर चलें, क्योंकि आप अब आने वाले समय में हेल्थ चैलेंजेस और बढ़ेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना डिटोरिएट हो रहा है, तो और ज्यादा फोकस करना चाहिए हेल्थ को। मैं ये कहना चाहूंगा योगा, योर रूटीन, आपका सोना उठना बैठना जो बड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे उठने में मैं कई बार लेट हो जाता हूँ, उसका गिल्ट है मेरे को कि अपने साथ में सही नहीं कर पा करके। तो आप सही मतलब जल्दी उठें, मतलब एक शेड्यूल बना कर रखें। योगा प्राणायाम को अनिवार्य रूप से अपना हिस्सा बनाएं। थोड़ा मैं करता हूँ और थोड़ा ध्यान देता हूँ, बट मुझे और लगता है कि और ध्यान देना चाहिए।
मुझे लगता है कि मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकता, डॉक्टर इस पे ज्यादा अच्छा कमेंट कर पाएंगे, बट मुझे लगता है 6-7 आवर्स आर सफिशिएंट मैं सोचता हूँ। सर आप कितना टाइम सोचते थे जब आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे? अब वो देखो 12th के बाद हमने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय तो मतलब कंफर्टेबल रहता था, जैसे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है तो कंफर्टेबल है, क्योंकि 1 मिनट जस्ट। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में तब तो बहुत कंफर्टेबल होते थे कि भाई मतलब अभी तो टाइम है करके, तो उस समय मतलब 7-8 आवर्स हो जाता था मैं 7 के आसपास। और बाकी जब आईएएस का एग्जाम क्लोज आता है तब तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उस समय कम में भी चलाना पड़ता है थोड़ा सा। तो और सोने के टाइम को ज्यादा कंट्रोल नहीं करते थे, बाकी टाइम को एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। और देखो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सवाल कॉमनली स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, मैं जहां भी टॉक करता हूं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये कॉमन सवाल आता है। मैं बोलता हूं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये सवाल नहीं, तो मेन क्वेश्चन इज कि कितने ज्यादा घंटे हम पढ़ सकते, ये सवाल है। तो अगर योगा प्राणायाम को आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाकर रखे हैं, अपना मेंटल कंसंट्रेशन अच्छा है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा घंटा हम पढ़ पाएंगे। हाँ, ये अलग है कि हम किताब निकाल के बैठे हैं और दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो वो यूजलेस है, वैसे आवर्स का कोई वैल्यू नहीं। तो हमको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, और वो आवर्स हमको कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना है। क्यों आवर्स, हमारी स्टडी आवर्स कैसे बढ़ते जाए, हमारी सीटिंग कैपेसिटी कंटिन्यूअसली हमको इनहैंस करना है। अभी मान लो 4-5 घंटे आप कंटिन्यूअसली पढ़ पाते हैं, तो उसको थोड़ा और बढ़ाएं, 4 से 5 करें, 5 से 6 करें, 6 से 7 करें, और उसमें बीच में 5 मिनट 10 मिनट के छोटे ब्रेक्स ले सकती हैं। जैसे आईएएस तैयारी हम लोग करते थे तब उस समय करते थे कि जैसे मैं टॉप फ्लोर पे रहता था, ब्रजेश भाई को पता है कि जैसे अपना पढ़ाई किए 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ाई किए, फिर ऊपर चला जाता था मैं छत पे, और प्लास्टिक की बॉल रहती थी, उससे कैच खेलता था या बॉलिंग करता था। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बॉलिंग किए, उससे दिमाग थोड़ा अलग फ्री होता है, फिर आकर फिर 2-3 घंटा कंटिन्यूस पढ़ाई किए, इस तरह से करते थे। ब्रजेश भाई की सिटिंग है बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी थी, वो तो पूरी रात भर तक बैठ कर पढ़ाई कर देते थे, एक बार भी नहीं उठते थे, तो उनकी बहुत अच्छी कैपेसिटी थी। तो ये कैपेसिटी कंटिन्यूसली बढ़ाना चाहिए, और उसको लेकर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मेरी बॉडी कम सोई हूँ या इतना नहीं सोचना चाहिए। 6-7 घंटे कम से कम सोना चाहिए, उतने में काम हो सकता है, एकदम कम नहीं करना चाहिए। जी